हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीनीट 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर। आज हम वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है नीट 2025 के अंदर। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए क्वेश्चन डिस्कशन में स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास ये आया था, आपको बताना था द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस। अब थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस वाली चीज समझो बेटा। होता क्या है, अगर आप देखोगे, ये मैंने बनाई पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में चाहे आप जाओ अपना लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या फिर पीरियोडिक टेबल में मैं जाऊं टॉप टू बॉटम। थोड़ा सा चीज आपको बस सिखा रहा हूं कि जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या है। हो क्या रहा है बेटा, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन आता है, सर जेड इफेक्टिव क्या है? तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है, जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का नाम है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन फील करा, उसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, हमेशा याद रखना जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मैं अलोंग द पीरियड मूव कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा शेल नंबर कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहां देखो बेटा, जो हमारे पास साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है शेल नंबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेल नंबर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव। जब आपने क्या करा, जब आप लेफ्ट टू राइट गए तो आपका शेल नंबर तो कांस्टेंट है, पर आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। तो साइज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। याद रखना पीरियोडिक टेबल में जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो साइज क्या होते हैं, डिक्रीज। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो टॉप टू बॉटम में हमें इतना समझ में आ रहा है कि टॉप टू बॉटम में शेल नंबर क्या होता है, इंक्रीज। इस वजह से साइज क्या होते हैं हमारे, इंक्रीज। अब बेटा देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आपके पास आए तो आपको ये देखना है कि ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपको जो एलिमेंट्स गिवन थे, इस क्वेश्चन में आपको जो एलिमेंट्स गिवन थे वो गिवन थे आपको लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर आगे आपके पास बोरॉन और कार्बन। तो आपको देखना है ये चारों के चारों एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के। इसका मतलब बेटा इन सबके लिए शेल नंबर क्या हो गया, शेल नंबर हो गया 2, जो कि कैसा हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट में, कार्बन होगा पीरियोडिक टेबल में राइट में। मतलब इन चारों एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन चारों एलिमेंट में जो लिथियम है वो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, और जो कार्बन होगा वो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट पे होगा। इन चारों की बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा यहाँ पे मतलब जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो जेड इफेक्टिव मेरा क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव मेरा इंक्रीज हो रहा है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज हमारा क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा साइज होगा लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का और कार्बन का। अब मैं डिस्कस करता हूँ नीट 2025 में क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा हमेशा याद रखेंगे हम, हमारे पास जो ग्रुप नंबर 13 है, इसके जो साइज का ऑर्डर है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताओ मुझे ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ग्रुप नंबर 13 में आपके एलिमेंट होंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो आप देखोगे आप कहां से कहां मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो टॉप टू बॉटम। अगर आपने टॉप टू बॉटम मूव करा है बेटा तो शेल नंबर क्या हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है और साथ में साइज भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो बच्चा यहाँ पे गलती क्या कर सकता है, बच्चे को लगेगा कि भैया सबसे छोटा साइज है बोरोन का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का। मतलब लार्जेस्ट हो गया थैलियम और सबसे स्मॉलेस्ट हो गया बोरोन। पर बेटा ये क्वेश्चन आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। क्यों, हमेशा याद रखना कि जो साइज होता है एल्यूमिनियम का वो गैलियम से ज्यादा होता है। मैं लिख देता हूँ, साइज जो है वो हमारा एल्यूमिनियम का ज्यादा है, किससे, गैलियम से। इसका रीजन भी समझ लो बेटा, क्या पता रीजन वाला क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि जो गैलियम है, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। और गैलियम बेटा अगर मैं बात करूं ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। इसका मतलब गैलियम अगर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो गैलियम से पहले बेटा 3D के 10 एलिमेंट आते हैं, या फिर लिख सकता हूँ 3D के कौन से आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3D के कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन क्या करके जाएंगे, पुअर शील्डिंग। क्या करेंगे यहाँ पर,
पुअर शील्डिंग, और इस पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ता है तो साइज क्या होता है यहाँ पर, कम हो जाता है। ये रीजन है। अगर कोई आपसे पूछे बताइए ग्रुप नंबर 13 का फाइनल ऑर्डर, बेटा याद रखना है फाइनल ऑर्डर। तो फाइनल ऑर्डर में बोरॉन सबसे छोटा होगा, बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम। यहाँ पे एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा है। और बेटा हमने रीजन आपको क्या दिया, रीजन दिया है मैंने पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब एल्यूमिनियम के बाद बाकी सब सेम चलेगा, इंडियम, और इंडियम के बाद आएगा हमारा थैलियम। एक और चीज मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग। तो शील्डिंग का बेटा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो शील्डिंग का ऑर्डर क्या है, सबसे अच्छी शील्डिंग करते हैं एस वाले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और डी के बाद एफ। मतलब हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कैसी है बेटा, पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग होती है। और एस और पी के इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग होती है वो कैसी होती है, गुड शील्डिंग। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साइज में मुझे एक और चीज चलो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पेशेंस रख के बैठना है, मैं सब इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक बार बेटा देखो, मुझे लगता है डी ब्लॉक से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 3 की, तो ग्रुप नंबर 3 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट जल्दी से लिखेंगे सब लोग। हमारे पास आ जाएगा स्कैंडियम, इथ्रियम, और लैंथेनम और एक्टिनम। और अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 4 की, तो यहाँ पे आएगा बेटा टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। ध्यान से देखो। तो स्कैंडियम हो गया हमारे लिए फोर्थ पीरियड, और इथ्रियम हो गया फिफ्थ पीरियड, और लैंथेनम हो गया सिक्स पीरियड, और एक्टिनम हो गया सेवन पीरियड। ये मैंने क्या लिखे हैं यहाँ पे, पीरियड के नंबर लिखे हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे लेंथेनम के बाद 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पे थोड़ा गैप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, लेंथेनम के बाद, लेंथेनम और हाफनियम के बीच में जो गैप है, इस गैप में बेटा 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो कि पुअर शील्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग। और इस पुअर शील्डिंग की वजह से जो हमारे पास जिरकोनियम है और जो हाफनियम है, इन दोनों के साइज कैसे हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम। साइज क्या हो जाएंगे हमारे, ऑलमोस्ट सेम। रीजन क्या है बेटा, पुअर शील्डिंग। रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। याद रखना। अच्छा ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे जरा एक बार ऑर्डर बता दो, तो बेटा अगर मैं ग्रुप नंबर 3 का ऑर्डर लिखूं, ग्रुप नंबर 3 का ऑर्डर देखो, टॉप टू बॉटम जा रहा हूं। शेल नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है, और साइज भी इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ऑर्डर होगा स्कैंडियम, इसके बाद इथ्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। पर अगर इसी क्वेश्चन को मैंने पूछ लिया ग्रुप नंबर 4 में, क्योंकि बेटा जो हमारे पास एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो लेंथेनम से पहले नहीं है, लेंथेनम के बाद है। तो इनकी जो पुअर शील्डिंग है वो सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, हाफनियम के केस में। तो ग्रुप नंबर 4 में बेटा देखो, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया, सही बात है। और जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर जिरकोनियम और हाफनियम पे जाके क्या हुआ बेटा, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले टाइटेनियम छोटा है जिरकोनियम से, और जिरकोनियम और हाफनियम जो होते हैं इनके साइज कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम। तो साइज के लिए बेटा यही मुझे लगता है नीट 2025 में इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती हैं। कौन कौन सी, एक पी ब्लॉक में जो कि हमारे पास हो गया ग्रुप 13, और साथ में डी ब्लॉक में जहां पे आ गया ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4। आएंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, ये जो क्वेश्चन बना हुआ है सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये बना हुआ है आपका काइनेटिक्स का। क्या बना हुआ है, काइनेटिक्स का। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखे हैं दो रिएक्टेंट, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। आपको इन रिएक्टेंट की क्या गिवन है, आपको इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है, और साथ में आपको रेट भी गिवन है। आइए जरा समझिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर मैं बेटा यहाँ पे रेट लॉ अप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे अपना रेट लॉ अप्लाई करूं तो कैसे करूंगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। मतलब बेटा हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं पार्शियल ऑर्डर, क्या पूछे गए हैं, पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब देखो बेटा यहाँ पे इन क्वेश्चन को आपको ना नीट में इतना टाइम नहीं है, आपको क्या पूरा पेपर पूरा सॉल्व करना है, आपको दिमाग लगाना है। देखो जो आपको डेटा गिवन है मैं उस डेटा का यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने बेटा ये मेरे पास हो गया डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2 और डेटा नंबर 3। हमने क्या करा, हमने उससे पहले ऑब्जर्वेशन करी है 1 और 2 की। 1 और 2 में हमने देखा कि मैंने बी की कंसंट्रेशन को क्या रखा है, कांस्टेंट, और बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है। ए की कंसंट्रेशन को बेटा मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डबल। ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे अगर आप रेट देखोगे तो रेट भी क्या हो गई आपकी, डबल हो गई। इसका मतलब बेटा बी की कंसंट्रेशन को रखा मैंने कांस्टेंट, ए की कंसंट्रेशन को डबल करा तो रेट भी क्या हो गई, डबल। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे लिए, 1। यहाँ पे जो एक्स होगा उस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। आइए जरा दूसरे डेटा को देखो। अगर मैं डेटा नंबर 2 और 3 से ऑब्जर्वेशन बनाऊं, अब मैंने बेटा किसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया, ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया। और बी की कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे तो बी की कंसंट्रेशन क्या करी है हमने, डबल। अगर बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे जो रेट है बेटा, रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितने टाइम, 4 टाइम इंक्रीज हो गई। इसका मतलब यहाँ पे जो y होगा, y की वैल्यू कितनी होगी, 2। सॉल्व भी नहीं करना। दूसरा कन्वेंशनल तरीका क्या है कि आप इन डाटा को पुट करो, इन इक्वेशन को सॉल्व करो, आप डेटा देख के आंसर करो। नीट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 और 2। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये उन बच्चों के लिए सबक है जो कहते हैं कि सर हमें तो मैकेनिक्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, हमारे तो मैकेनिक्स आती नहीं है। आइए जरा समझो। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है प्रोपीन ऑन द ट्रीटमेंट विद द डाइबोरेन गिवन एडिशन प्रोडक्ट विद द फॉर्मूला दिस। ये कह रहा है कि आपने प्रोपीन का ट्रीटमेंट करा डाइबोरेन के साथ। बेसिकली बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगी वो लगेगी हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। आओ जरा समझें। सबसे पहले बेटा ये मेरे पास हो गया प्रोपीन, क्वेश्चन में प्रोपीन बोला है ना। ये क्वेश्चन में बच्चों ने इतनी गलती की होगी, बताऊं गलती भी क्या होगी। आपने क्या कराना है, इसका हाइड्रोबोरेशन कराना है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या, तो आप B2H6 लेते हो, साथ में लेते हो THF, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BH3 और साथ में हम लेते हैं THF। THF होता है हमारे लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF हमारे लिए हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं मैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। ये हो गया हमारा बेटा THF। अब होता क्या है बेटा, जब ये रिएक्शन होती है ना, सबसे पहले आप ये देखो कि जो प्रोपीन है, प्रोपीन हमारी रिएक्ट किसके साथ कर रही है, BH3 के साथ रिएक्ट कर रही है। किसके साथ रिएक्ट कर रही है, BH3 के साथ। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की ज्यादा होती है बोरोन पे। इसका मतलब हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव है और बोरोन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। बिल्कुल मार्कोनिकॉफ के तरीके से काम कर रहा हूं मैं। तो बेटा जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हो ना, तो रिएक्शन कराने पे आपके पास ये मिलता है सबसे पहले BH2। क्लियर है कि नहीं है, सबसे पहले क्या मिलेगा, BH2। क्लियर। अब क्या होगा, फिर से बेटा यहाँ पे हाइड्रो फिर से ये कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। फिर यहाँ पे मिलेगा BH और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और ये क्या करेगा, ये फिर से भी है, ये फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, प्रोपीन के साथ। और इस बार आपको बेटा ये मिलने वाला है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में समझो। क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि जब आपने प्रोपीन का ट्रीटमेंट करा डाइबोरेन के साथ, तो जो एडिशन प्रोडक्ट मिला है वो कुछ ये मिला है। इसको बना के दिखा रहा हूं जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ये दे रखा है CH3 और यहाँ पे है बोरेन। इसी तरीके से ये आपके पास कितने गिवन है, 3 गिवन है। तो बेटा देखो हमारा ये क्वेश्चन वाला आंसर सेम थोड़ी ना है। इसका मतलब जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है वो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया हमारे लिए रॉन्ग। समझ में आया। अब आपको आगे के लिए क्या याद रखना है, नोट डाल के लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रो जो बता रहा हूं बिल्कुल वैसी करोगे, पेपर आराम से निकल जाएगा। हाइड्रोबोरेशन इज मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोबोरेशन क्या है बेटा, मार्कोनिकॉफ है, खत्म। इतना याद कर लो, हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हाइड्रोबोरेशन कर दो। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये बना HBO, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सुनो, ये जो मैंने आपको ऊपर जो सिखाया है बेटा, जो मैंने आपको ऊपर सिखाया है, ये मैंने क्या करना सिखाया है, हाइड्रोबोरेशन करना सिखाया है। ये मैंने आपको करना सिखाया है हाइड्रो
बोरेशन। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझोगे। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपके पास ये प्रोपीन के 3 कार्बन है, तो इस वाले कार्बन पे क्या जोड़ा H, इस वाले कार्बन पे क्या जोड़ा BH2। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आपको पता है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ता है, उस वाले कार्बन पे जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो देखो इसी पे तो H जुड़ा, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन थी, एक। और रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो एल्कीन के कौन से कार्बन पे जुड़ता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होती है। तो देखो इस वाली एल्कीन के कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैंने BH2 जोड़ा। तो इस लाइन को ध्यान रखना, हाइड्रोबोरेशन जो होता है बेटा, हाइड्रोबोरेशन इज मार्कोनिकॉफ। पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होता है, ये होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है बेटा, वो एक सिन एडिशन होता है। कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा, मतलब सेम साइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे लिए क्या हो गया बेटा, रॉन्ग। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 CH2 3 और यहाँ पे आएगा बोरिन। हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म नहीं हुआ। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे, अब सुनो, अब बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे समझो। बच्चों के दिमाग में बैठा क्या था कि सर प्रोटीन दे रखा था और करानी क्या थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सर आपने बताया या फिर हमारे टीचर ने बताया एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देना, एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देना। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप क्या क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो BH3 के साथ THF, और साथ में आप यूज करते हो H2O2 के साथ OH माइनस पेरोक्साइड के साथ बेस। हमेशा याद रखना इस BH3 का काम है क्या देना, BH3 का काम क्या है, हाइड्रोजन देना। इस BH3 का काम क्या है, हाइड्रोजन देना। और इस H2O2 का काम क्या है बेटा, OH देना। तो आप बोलोगे सर आपने एंटी मार्कोनिकॉफ बोला था, हमने एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई कर दिया, और देखो सर हमारे हिसाब से क्या बन गया, प्रोपेन टूऑल बन गया। हमारे हिसाब से क्या बन गया, हमारे हिसाब से सर बन गया प्रोपेन टूऑल। और सर देखो, और सर देखो इनका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये अपने स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बना रहे हैं सर, ये अपने स्टेटमेंट नंबर एक में रुकिए, ये अपने स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बना रहे हैं जरा चेक करो। स्टेटमेंट नंबर 2 में बना रहे हैं प्रोपेन टूऑल। क्या बना रहे हैं, प्रोपेन टूऑल। अच्छा एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। हमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना था ना, एंटी मार्कोनिकॉफ। सो एंटी मार्कोनिकॉफ जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे बनेगा प्रोपेन, प्रोपेन 1ऑल बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेन 1ऑल, है ना। और स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या दे रखा है, प्रोपेन 2ऑल दे रखा है। तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में बेटा इस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, गलत। और जैसे ही इस स्टेटमेंट को वो गलत करेंगे, अपना आंसर मार्क कर देंगे, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, और वहीं पे उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। याद रखना, वहीं पे उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। अब क्वेश्चन गलत क्यों हुआ उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, देखो जरा। जो ऑक्सीडेशन कराना है वो इस वाले कंपाउंड का कराना है, ऑक्सीडेशन प्रोपीन का नहीं कराना। ध्यान से देखो, उसने बोला कि स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर कि आपको जो ऑक्सीडेशन कराना है, मैं लिख देता हूं, ये आपके पास हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2। आपको जो ऑक्सीडेशन कराना है वो किसका कराना है, CH3 CH3, है ना। यहाँ पे आ गया थ्राइस और बोरोन, थ्राइस और बोरोन। आपको इसका ऑक्सीडेशन कराना है और पेरोक्साइड के साथ बेस लेना है। याद रखना बेटा, जिस कार्बन के साथ, फिर से सुन लो, जिस कार्बन के साथ बोरोन लगा होता है उसी कार्बन पे बोरोन को हटा के क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं। तभी तो रिएक्शन का नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ। पहले हमने बोरोन को जोड़ा, फिर बोरोन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल, नाम हो गया प्रोपेन टू ऑल। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे लिए क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। फिर से समझ लो गलती क्या होती है, जब बच्चा क्वेश्चन करने बैठता है उसको ध्यान आता है, सर देखो क्वेश्चन में प्रोपीन गिवन था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करानी थी, एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना था, तो हमने तो सर देखो प्रोपेन 1ऑल बनाया। क्या बनाया, प्रोपेन 1ऑल। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ठीक है। पर क्वेश्चन में आपने देखा ही नहीं, उसने स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला है, स्टेटमेंट नंबर 2 में ऑक्सीडेशन प्रोटीन का कराया है या ऑक्सीडेशन इस कंपाउंड का कराया है। जब मैं इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे प्रोपेन 2ऑल ही मिलेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर जो हमारा 2 है, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, सही। तो 1 हो गया गलत, 2 हो गया सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे लिए इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि द बेयर रिएजेंट इज, तो बेटा देखो 1% डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन को हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, इसको याद कर लेना। अब मैं आपको नीट 2025 के हिसाब से कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि बेटा बेयर रिएजेंट का हम यूज लिख देता हूं मैं। जो बेयर्स रिएजेंट होता है, आप इस बेयर रिएजेंट का यूज जो कर सकते हो अनसैचुरेशन टेस्ट में कर सकते हो। कहां पे यूज कर सकते हो? अनसैचुरेशन टेस्ट में। होता क्या है, सपोज करो आपके पास कोई कंपाउंड है, अनसैचुरेशन टेस्ट बेटा मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एल्कीन है और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी बेयर्स रिएजेंट के साथ, अभी बताया क्या होता है, डाइल्यूट KMnO4। डाइल्यूट है इसका मतलब पानी ज्यादा, आप इसको ठंडा भी बोल सकते हो, कोल्ड KMnO4। तो बेटा याद रखना हमेशा क्या बनता है, हमेशा बनता क्या है, यहाँ पे बनेगा हमारे पास बिसिनल डाइयोल। क्या बनेगा? बिसिनल डाइयोल। और साथ में एडिशन कैसा होगा? ये सिन एडिशन होगा। मतलब आपने क्या करना है, एल्कीन के दोनों कार्बन पे सेम साइड OH लगा दो, क्या है ना, क्योंकि आपको बनाना है डाइयोल, वो भी कैसा? बिसिनल। बिसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे आपने ऑल ग्रुप को लगा दिया, एल्कोहल ग्रुप को लगा दिया। मतलब इसको हम बोलते हैं, अब आप कहोगे सर पता कैसे चला? था क्या बेटा, हमने क्या करा, जो डाइल्यूट KMnO4 होता है इसका जो कलर होता है, क्योंकि डाइल्यूट है ना तो लाइट पिंक कलर का होता है, और अगर ये रिएक्शन कर जाएगा मतलब एल्कीन के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा कलरलेस। क्या बन जाएगा? कलरलेस। तो ध्यान रखना हमें ये सब चीजें भी कि ये अनसैचुरेशन टेस्ट में भी यूज होता है। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ बेटा, अगर आपके पास एल्कीन है या एल्काइन है, आप उसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ भी करा सकते हो, Br2H2O के साथ। अगर आप इस क्वेश्चन देखोगे, जो ब्रोमीन वाटर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर वो एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, अगर वो एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा इस बार फिर से सेम चीज ही बनाएगा। क्या बनाएगा? देखो, आप एल्कीन के एक कार्बन पे जोड़ देना Br और एल्कीन के दूसरे कार्बन पे जोड़ देना OH। अगर Br आपने वेज पे जोड़ा है तो OH को कहा जोड़ देना है? डैश पे। मतलब ये जो एडिशन कर रहा है वो कौन सा एडिशन हो गया? एंटी एडिशन हो गया। और देखो, और अगर एल्कीन ब्रोमीन वाटर्स के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा बेटा, जो पहले कलर रेडिश ब्राउन कलर का था, अब वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो दोनों चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? 1% डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो आइए जरा इस क्वेश्चन के आंसर पे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज द कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज KMnO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द जीरो डाइपोल मोमेंट। बेटा देखो, जीरो नॉन जीरो पूछा है, सॉरी नॉन जीरो डाइपोल पूछा है। नॉन जीरो डाइपोल का मतलब है जो म्यू होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। आपने ये जो क्वेश्चन है ना, देखा जाए केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है वो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा जो आपके पास AB2 AB3 AB4 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबके सब कैसे होंगे? इन सबके लिए म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। ये सबके सब कैसे होंगे हमारे लिए? नॉन पोलर। क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे मैं बात करता हूं, आपको पहला ऑप्शन में गिवन है CCl4। अगर मैं CCl4 की बात करूं तो बेटा देखो, हमारे पास जो सेंटर एटम है वो क्या है? कार्बन। वो क्या है? कार्बन। मैंने उसको A से रिप्रेजेंट करा। और जो सराउंडिंग एटम है बेटा वो क्या है हमारे पास? क्लोरीन। इसको मैंने B से रिप्रेजेंट करा तो ये बन गया AB4। ये याद रखना, लोन पेयर क्या है? जीरो। याद रखना। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कार्बन का बॉन्ड Cl के साथ, कार्बन का बॉन्ड Cl के साथ, वेज पे आ गया Cl और डैश पे आ गया Cl। तो यहाँ पे बेटा ये देखो आपको साफ साफ दिख रहा है सर, ये तो AB4 टाइप का हो गया। तो यहाँ पे म्यू कितना हो गया? जीरो हो गया। अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करोगे तो दूसरे ऑप्शन में अगर आप बात करोगे HI की, अब HI में आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसका मतलब इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से आयोडीन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। यही हमारे लिए क्या बन गया बेटा? नॉन पोलर। वैसे बताना नहीं चाहिए बाकी के, तब भी मैं बाकी बता देता हूँ। हमने आया ऑप्शन नंबर 3 में, हमें गिवन है CO2। CO2 में अगर स्ट्रक्चर बनाओगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चलो अब मैं डाइपोल भी बता देता हूँ। डाइपोल क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। और डाइपोल क्या है बेटा? डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
और डाइपोल की क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन के रूल क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर हमारे पास लोन पेयर है तो लोन पेयर के केस में जो डायरेक्शन बनती है सेंटर एटम टू लोन पेयर, सेंटर एटम टू लोन पेयर। जैसे यहाँ पे देखो CO2 में समझाता हूँ, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, तो हमने जो डाइपोल की डायरेक्शन बनानी है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन बनाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और दूसरा बेटा अगर मैं CO2 की बात करूंगा तो ये मेरे लिए AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हो चुका है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 की बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर 4 में मुझे गिवन है BF3। अगेन बेटा सेम चीज देखो, ये AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देखो बोरोन के 3 बॉन्ड बना दिए मैंने, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप ढंग से देखोगे तीनों के तीनों डाइपोल बेटा, तीनों के तीनों डाइपोल की वैल्यू क्या है, सेम, और एक दूसरे से कितने एंगल पे लगे, 120 पे। अगर आप यहाँ पे लेम्स थ्योरम भी अप्लाई करोगे, आपने शायद फिजिक्स में वेक्टर में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपके लिए HI। क्लियर है कि नहीं है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको एक रिएक्शन गिवन है, मैं रिएक्शन को समझाता हूँ रिएक्शन में क्या है। तो आपको जो कंपाउंड गिवन है, देखो जरा क्वेश्चन में हमें जो कंपाउंड गिवन है इसकी रिएक्शन करानी है Cl2FeCl3 के साथ, फिर करानी है SnHCl के साथ, फिर कराना है NaNO2 और HCl, और टेम्परेचर जो गिवन है 273 से लेके 290 और 278 केल्विन। समझा? पूरी रिएक्शन समझाऊंगा बेटा, नीट वालों का ये फेवरेट टॉपिक है, थोड़ा सा हमें टाइम देके इसको समझना पड़ेगा। ये आपके पास बेटा जो गिवन कंपाउंड है ये हो गया C2H5, यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2। अब ध्यान से देखो बेटा, जो NO2 होता है ये -M लगाता है, और जो इथाइल ग्रुप है वो अपना +H लगा रहा होगा। तो इथाइल ने अगर अपना +H इफेक्ट लगाया होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाई होगी, अपनी ऑर्थो पे, अपनी पैरा पे। सबसे पहले ये रिएक्शन करा रहे हो आप, वो रिएक्शन हो रही है Cl2 के साथ, साथ में FeCl3। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, ये रिएक्शन हो गई हैलोजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड, हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आपको पता है बेटा इस सब रिएक्शन में आप समझो कि होगा क्या बेटा, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड है और FeCl3 है, तो ये वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर दे देगा FeCl3 को, आपको मिलेगा Cl+ और FeCl4-। और ये क्या बन गया, Cl+, यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो Cl+ है इस रिएक्शन का बनता है इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन ऑफ, इलेक्ट्रोफिलिक भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, आप कुछ भी बोल सकते हो। होगा क्या बेटा, होगा क्या, ये जो हमारे पास क्लोरीन प्लस है, यहाँ पे समझो, ये इस इथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे जो H है उसको हटा देगा और खुद जाके लग जाएगा। इसका मतलब जब हमने पहले स्टेप में रिएक्शन कराई, ध्यान से देखेंगे, पहले स्टेप में रिएक्शन कराई तो यहाँ पे लगा Cl और यहाँ पे रहेगा NO2। यहाँ तक समझ में आया? अब आपके पास जो बना, आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो टिन के साथ और HCl के साथ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, जो Sn होता है वो होता है मेटल, और HCl क्या हो गया, एसिड। तो मेटल और एसिड का यहाँ पे रोल क्या है वो समझा रहा हूँ। जब भी रिएक्शन में मेटल गिवन हो और एसिड गिवन हो, मतलब ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, H रेडिकल, और H रेडिकल बनेंगे और आपस में जुड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। अगर बेटा 10 हाइड्रो, यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 6 H रेडिकल बने तो कितने मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी, 3 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब आगे से ध्यान से रखना बेटा, इस रिएक्शन में क्योंकि जो NO2 ग्रुप है, जो हमारे पास NO2 ग्रुप है, इस NO2 ग्रुप को आंखें बंद करके NH2 में कन्वर्ट कर देना। जब भी आपको मेटल के साथ एसिड दिख जाए तो NO2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो नीट ने यहां से भी पहले क्वेश्चन पूछे कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए, 3 मोल। 3 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए, है ना। देखो कहाँ कहाँ चाहिए, चलो मैं बता देता हूँ। पहली मोल हाइड्रोजन गैस आएगी, अपने साथ O को ले जाएगी, तो क्या बनेगा, बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर? अब दूसरी मोल हाइड्रोजन गैस आएगी, वो इस पे जाके बेटा चिपक जाएगी, इस NO पे जाके चिपक जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या चल रही है, लोन पेयर रिपल्शन, तो बनेगा NH बॉन्ड OH। अभी भी लोन पेयर रिपल्शन खत्म नहीं हुआ है, एक और मोल हाइड्रोजन गैस आएगी और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगी इस तरीके से,
इस तरीके से हमारे पास क्या क्या बनता है, देखो जरा, इस तरीके से हमारे पास बनता है NH2 और H2। तो बेसिकली बेटा ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम आने वाला है, इतना टाइम नहीं है सब कुछ सीखें। हमें इतना याद रखना है, कभी भी मेटल और एसिड है तो NO2 को कन्वर्ट कर देंगे NH2 में, क्लियर है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल। और कितने मोल हाइड्रोजन रेडिकल चाहिए, 6 मोल। और 6 मोल हाइड्रोजन रेडिकल प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 6 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स होगी। यहां से बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे, यहां से हमारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पे लौटे। तो अब हमने क्या करना था, देखो हमने सबसे पहले जब Cl2 और FeCl3 के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या लग गया Cl, और यहाँ पे क्या है आपके पास NO2, और फिर जब आपने रिएक्शन कराई टिन और HCl के साथ तो इसने बेटा NO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने NO2 को कन्वर्ट कर दिया NH2 में। किस में कन्वर्ट करा, NH2 में। अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो NaNO2 प्लस NaNO2 प्लस साथ में ले लिया आपने HCl और टेम्परेचर है 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से जो रिएक्शन बनेगी उसका नाम होगा डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, अब समझो बेटा, हो सकता है ये लिखा हुआ मिल जाए आपको, हो सकता है आपको HNO2 लिखा हुआ मिल जाए, है ना। याद एक और चीज बेटा, डाई एजोटाइजेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारे पास NO प्लस। इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम होता है NO प्लस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, हो सकता है आ जाए। तो इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम ये होता है जो NH2 ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ये N2 प्लस में और Cl माइनस में, बस। जो NH2 ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट कर देगा N2 प्लस में और Cl माइनस में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये जो डाई, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बोलेंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट बोला है ना बेटा, देखो सॉल्ट का मतलब ही क्या होता है, कैटायन और एनायन दिख रहे हैं ना। ये जो डाइजोनियम होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा, इसको याद रखना। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये डाइजोनियम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो बेसिकली आओ जरा फिर से लौटो क्वेश्चन में। यहाँ पे बेटा आपने रिएक्शन किसके साथ कराई थी, NaNO2 के साथ, और साथ में लिया था HCl और टेम्परेचर रखा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो उसने बेटा इस NH2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, इस NH2 को उसने कन्वर्ट कर दिया N2 प्लस में और Cl माइनस में। किस में कन्वर्ट करा, N2 प्लस में और Cl माइनस में। और लास्ट में जब आपने इसकी रिएक्शन कराई Ki के साथ, किसके साथ कराई, Ki के साथ। तो Ki के साथ रिएक्शन करने से ऐसा क्या होता है, जो आपने N2 प्लस और Cl माइनस था बेटा वो पूरा का पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनल आंसर होगा वो कुछ ये होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे C2H5 रहेगा, यहाँ पे Cl आएगा, इस पोजीशन पे Cl रहेगा और इस पोजीशन पे होगा आयोडीन। इस पोजीशन पे क्या होगा आपका आयोडीन। तो आइए जरा क्वेश्चन के आंसर को चेक करते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ मैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इंडिकेटर इज यूज इन द टाइटेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट द ऑक्सैलिक एसिड। समझो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। कि एक काम करो, देखो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और साथ में लेना है आपको ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। तो ये हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड। सपोज करो बेटा मैं चाहता हूँ रिएक्शन 100% कंप्लीट हो, मतलब 100% क्या कराना चाह रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन कराना चाह रहा हूँ। मतलब एसिड को या बेस को जितने एसिड की रिक्वायरमेंट है या एसिड को जितने बेस की रिक्वायरमेंट है वही क्या कर रहा हूं मैं, चाहता हूं कि उतना ही यूज हो। इसका मतलब बेटा जब ये रिएक्शन होती है तो बनता है क्या, यहाँ पे बनता है सोडियम ऑक्सिलेट। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्सिलेट। और क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, और साथ में मिलेगा आपको 2H2O। सोडियम बना हमारा सोडियम, क्या बना हमारा सोडियम ऑक्सिलेट। अब एक बात बताओ, आपसे पूछा गया बताओ अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, बेटा लॉजिक से सोचो, लॉजिक से सोचो, लॉजिक से सोचो कि ये बना है सोडियम ऑक्सिलेट, ये तुम्हारा बना क्या है, ये बना एक सॉल्ट। और कौन से टाइप का सॉल्ट बना है, देखो Na सॉल्ट के अंदर बेटा कैटायन है, कैटायन क्या है Na प्लस, वो कहां से आएगा, बेस से। बेस कौन सा NaOH। मतलब ये जो सॉल्ट बना है ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का है। कुछ आयनिक मुझे याद आ रहा है, जो बच्चे मुझसे पढ़े वहां पे मैंने सिखाया था कि सॉल्ट 4 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस,
वीक एसिड वीक बेस। अब यहाँ पे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग है बेस। अब बेस अगर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो बेस बेटा क्या डिसाइड करेगा? इसका नेचर। क्या डिसाइड करेगा? नेचर। क्योंकि बेटा अब बताओ, आपने इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव कर लिया। क्या अचीव कर लिया? इक्विवेलेंट पॉइंट। जब इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव होगा बेटा, तो ये भी एल आर है, ये फिनिश। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? फिनिश। और ऑक्जेलिक एसिड भी एल आर बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा? फिनिश। जब इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव होगा, उस समय सोडियम ऑक्जिलेट रहेगा, साथ में पानी रहेगा। मतलब जो सॉल्ट रहेगा, वो सॉल्ट रहेगा हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट। जिसमें स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग है बेस। तो नेचर कौन डिसाइड करेगा बेटा? बेस। मतलब नेचर कैसा हो जाएगा? नेचर हो जाएगा बेसिक। अब मुझे एक ऐसा इंडिकेटर यूज करना है जो बेसिक मीडियम में अपना क्या करता है? कलर चेंज करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आपने आइनिक के अंदर आपको आपकी टीचर ने पूरी लिस्ट बना रखी होगी। जो हमारे पास फिनोप्थलीन होता है, जो फिनोप्थलीन होता है, शॉर्टकट में मैं इसको एचपीएच लिख रहा हूं बेटा। इसका जो सीटीआर होता है, सीटीआर होता है कलर ट्रांजिशन रेंज। वो आपका जो सीटीआर है फिनोप्थलीन का, वो 8 पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है इसकी, पर मैं एक आइडिया से इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, है ना, इसकी सीटीआर की वैल्यू। तो जिसका सीटीआर होता है, आप लिख के चलो 8 से लेके 8.2 से लेके अप्रोक्स 8.5 तक शायद रहता है। मतलब इसका जो सीटीआर आ रहा है, कलर ट्रांजिशन रेंज जो आ रही है, वो बेसिक मीडियम में आ रही है। मतलब बेटा एक बात बताओ, जब ये मीडियम बेसिक होगा, जब ये मीडियम बेसिक होगा, तभी अपना कलर चेंज कर देगा। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे समझो बच्चे, यहाँ पे समझो बेटा। ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर क्या है? H2C2O4, मतलब ऑक्जेलिक एसिड, है ना। और आप इसके अंदर क्या करा रहे हो? आप इसके अंदर NaOH को डाल रहे हो, है ना। तो हर एक केस में बेटा, हर एक केस में स्टार्टिंग में मीडियम कैसा रहेगा? एसिडिक। जब तक इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव नहीं होता है, तब तक मीडियम कैसा रहेगा? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में फिनोप्थलीन बेटा कोई कलर शो नहीं करता। जो हमारे पास एसिडिक मीडियम होता है, उसमें फिनोप्थलीन कोई कलर शो नहीं करेगा। समझो, एक अच्छे से डायग्राम से बना के सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे लगता है ये एक डाउट होगा, कॉमन डाउट है। ये पड़ा है H2C2O4, आपने डाल दिया बेटा फिनोप्थलीन, है ना। और आप यहाँ से सप्लाई कर रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके NaOH की। NaH डालते हो, वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, खत्म। मतलब बेटा बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट, जब तक इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव नहीं हो रहा, जब तक इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव नहीं हो रहा, तब तक हर समय मीडियम कैसा रहेगा? एसिडिक। और एसिडिक मीडियम रहेगा बेटा, उस समय फिनोप्थलीन कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा? कलरलेस। अब क्या हुआ? इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव हो गया। जब इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव हुआ, उस समय एसिड भी खत्म हो गया, उस समय बेस भी खत्म हो गया। पर उस समय बेटा आपके पास था क्या? एक सॉल्ट था। सॉल्ट भी कौन सा था? सॉल्ट था आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का। और जिसका नेचर कैसा होता है? जिसका नेचर होगा बेसिक। और जैसे ही हल्का सा बेसिक हुआ, जैसे ही हल्का सा बेटा बेसिक हुआ, फिनोप्थलीन ने क्या करा? अपना कलर चेंज कर दिया। क्योंकि बेसिक मीडियम में फिनोप्थलीन का जो कलर होता है, वो पिंक कलर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो हम आंसर लगाएंगे, फिनोप्थलीन लगाएंगे। एसिड से बेसिक की तरफ जा रहे हैं, तो कलरलेस से क्या हो जाएंगे? हम पिंक कलर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहीं पे बहुत जल्दी खत्म करा देता हूँ। बहुत लुल सा क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया है। बेटा देखो, आपको याद है केमिकल बॉन्डिंग में टीचर लिखवाता है एमओटी पढ़ाने से पहले कि बेटा व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी, और उसके अंदर पढ़ाता है कि O2 के पास कौन सा नेचर होता है? पैरामैग्नेटिक। और बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसका मतलब सी को किसके साथ मिला देंगे? पैरामैग्नेटिक के साथ, है ना। अच्छा, ये भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं कभी मत बोलना टीचर ने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया होगा। जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ाया होगा, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन कैसा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी में बेटा आपको क्या दे रखा है? F2 मॉलिक्यूल। बेटा आप बताओ, F2 मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन कहां पर है? जीरो पे। और फ्लोरीन क्योंकि बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब फ्लोरीन हर समय कहां जाना चाहेगा? -1 पे। आज के बाद याद रखना, जो F2 है ना, F2 आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब बेटा यहाँ पे ये बेताब हो रखा है खुद को -1 पे ले जाने के लिए। तो जरा बताओ मुझे, फ्लोरीन मॉलिक्यूल को किसके साथ हम मैच करेंगे? इसको हम मैच कर देंगे अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब बाकी तो दो क्वेश्चन लुल है। एक में देखो यहाँ पे ग्रुप 18 लिखा हुआ है, और हमें पता है जिनोनी हमारा ग्रुप 18 का आता है।
एक में ग्रुप नंबर 15 लिखा हुआ है, हमको पता है कि नाइट्रोजन ही हमारा ग्रुप नंबर 15 में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले आ गया ए, तो हमने नाइट्रोजन एटम को मैच करा बेटा किसके साथ? 3 के साथ। नाइट्रोजन एटम को हमने मैच करा किसके साथ? 3 के साथ। फिर आया फ्लोरीन मॉलिक्यूल, तो बी को हमने मैच किसके साथ करा? फ्लोरीन मॉलिक्यूल को हमने मैच करा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। फिर हमारा सी में है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि डाया मैग्नेटिक है। लास्ट में है डी जिनोन एटम जो कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप नंबर 18 में। अच्छा, इसका रीजन भी समझ लो बेटा, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्यों है? देखो, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 18 होते हैं, जो मेरे पास ग्रुप नंबर 18 है, तो ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और जिनोन है। और बेटा हमें जिनोन के कंपाउंड मिले हैं, और जिनोन के कंपाउंड मिल चुके हैं हाई टेम्परेचर पर। कहाँ पे? हाई टेम्परेचर पे। और किस किस के साथ? ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। अब एक और चीज बता रहा हूं बेटा, अगर कोई बोले एक्सियो 2, बेटा ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, पर एक्सियो 3 एग्जिस्ट करता है, ये याद रखेंगे। जिनोन का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो क्या है? एक्सियो 3। पर एक्सियो 4 बेटा कैसा है? ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप बोल सकते हो कैसा है? हमारा हाईली अनस्टेबल। तो कुछ चीजें मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ए को 3 के साथ देखो कहाँ मैच हो रहा है? ए का 3 और बी का 4, आई थिंक ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलो नेक्स्ट आएंगे बेटा, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एग्जांपल कौन नहीं है? कोरोजन का मतलब क्या है बेटा? कोरोजन हो जाना मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। कोरोजन का मतलब क्या है? ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। क्लियर है? समझो। तो यहाँ पे तो बेटा आप देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, ये तो होता है, कोरोजन ही होता है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर ब्रॉन्ज, ये तो आपने बेटा अपने घरों में भी देखा होगा। जो आपके बाथरूम होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा, जो भी टैप होते हैं वो हल्के से ना ग्रीन कलर के हो जा रहे हैं, क्योंकि वो है किसके? कॉपर के, ब्रॉन्ज के, तो ग्रीन कलर के हो जाते हैं ना। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर सब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं आता हूँ बेटा नीट 2025। कहाँ पे आ रहा हूँ? नीट 2025 पर। पहले समझो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। हम इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज करेंगे हमेशा बेटा। ये यूनिवर्सल कन्वर्ट डायग्राम बनते हैं। यहाँ पे डिसाइड किया गया है हमेशा राइट साइड में बनाएंगे कैथोड, और कैथोड पे हमेशा क्या कराना है मुझे? रिडक्शन। और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या बनता है? एनोड। और बेटा एनोड पे ऑलवेज क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आज मैं सिखाने वाला क्या हूँ कि वाटर का ऑक्सीडेशन भी होता है और वाटर का रिडक्शन भी होता है। क्लियर है? अब मैं वाटर का ऑक्सीडेशन करना सिखा रहा हूं, आपको रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन। मुझे लगता है कि यहां से भी ना कोई क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखो वाटर के अंदर मैं बात करूं तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन कहां पर है? +1 में। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कहां पर है? हमारी +1 में। और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहां पर है? -2 में। बेटा आपको ऑक्सीडेशन कराना है। हाइड्रोजन तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो आप किसका ऑक्सीडेशन करा दोगे? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन को लेके चले जाओगे बेटा -2 से 0 में। उसके बाद क्या करनी है? उसके बाद आपको करनी है रिएक्शन की बैलेंसिंग। मैं बैलेंस रिएक्शन एक साथ लिख दे रहा हूं, मैं बैलेंस रिएक्शन एक साथ लिख रहा हूं। और यहाँ पे बेटा याद कर लेना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर। तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में H2O से बेसिकली तुमने बनाया क्या है? O2। वैल्यू याद कर लेना माइनस का 1.23 वोल्ट। और अब हम सीखेंगे रिडक्शन रिएक्शन ऑफ पानी। पानी का बेटा रिडक्शन भी होता है। अब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। अगर मैं पानी की बात करूंगा, पानी में हाइड्रोजन कहां पर है? +1 में। ऑक्सीजन कहां पर है? -2 पे। तो बेटा ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अपनी कहां पर है? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो इसका तो रिडक्शन नहीं हो सकता। रिडक्शन किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो मैंने हाइड्रोजन को ले गया H2 में, मतलब हाइड्रोजन को +1 से कहां ले गया? 0 पे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद रिएक्शन की बैलेंसिंग करा के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 टाइम्स H2 आ गया। यहाँ पे लिख लो बेटा 2OH माइनस, यहाँ पे लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है पानी का वो भी लिख लो। सो E0 ऑफ H2O से H2 ये बता रहा है रिडक्शन हो जाना।
ये होता है माइनस का 0.83 वोल्ट। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हमारी आ सकती हैं एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विल हैव द सेम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम होगी। तो बेटा एक बार बताओ मुझे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एन, n+2 यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ पे n क्या होता है? n होता है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वहीं पे स्पिन मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। आपको ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है जिंक 2+ और टाइटेनियम 2+। बेटा जिंक 2+, बताओ जिंक 2+ क्या होगा? जिंक 2+ हमारे लिए हो जाएगा D10। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं बेटा, देखो एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन, साथ में लिखूंगा मैं 3D10 और 4s2। पर जैसे ही मैं जिंक 2+ पे गया, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बन गया 3D10। ये जो 3D10 है ना, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है D10। समझ में आया? टाइटेनियम क्या होता है बेटा? टाइटेनियम आता है स्कैंडियम के बाद। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। तो ये क्या बनेगा? आर्गन। आर्गन के बाद आएगा 3D2 और 4s2। और जब मैं टाइटेनियम +2 पे जाऊंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो बेटा ये क्या बनेगा? D2। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। इन दोनों का कभी भी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपको ऑप्शन नंबर 2 पे आपको दे रखा है क्रोमियम +2 और Fe2+। बेटा मैं डायरेक्ट बना दूं इसको, ताकि बहुत टाइम लग जाएगा। क्रोमियम 2+ का मतलब है D4 और Fe2+ का मतलब है D6। तो बेटा d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। तो 5 d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं? 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। पर यहाँ पे जब आप 5 d ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखोगे, 1 2 3 4 5, और ये आ गया छठा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं? 4। मतलब क्रोमियम 2+ और Fe2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? सेम। तो इन दोनों का स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। अब आप थर्ड पे। तो थर्ड में बेटा आपको क्या गिवन है? टाइटेनियम 3+ और साथ में गिवन है कॉपर 2+। तो टाइटेनियम 3+ का मतलब क्या हो जाएगा भैया? टाइटेनियम 3+ का मतलब हो जाएगा D1। क्या हो जाएगा? D1। और कॉपर 2+ का मतलब हो जाएगा बेटा D9। अब d ऑर्बिटल फिर से, अब तो आई थिंक आपको चमक गया। 5, एक इलेक्ट्रॉन रखो। यहाँ पे d ऑर्बिटल कितने हैं आपके पास? 5। इलेक्ट्रॉन कितने रखने? 9। तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 7 8 9। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी एक, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी एक, अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैसा हो जाएगा? इनका सेम। आई थिंक मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। इसका मतलब इन दोनों के लिए अनपेड जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये जो क्वेश्चन बना है ये काइनेटिक्स का बना है। आपको दो रिएक्शन दे रखी है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं। आपसे पूछा गया बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो पहली जो रिएक्शन है, आओ पहली रिएक्शन है 3A2 प्लस B2 रिवर्सिबल 2A3B। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना गिवन है? K1। अगर बेटा मैं इस रिएक्शन को, यहाँ पे आपको बताया गया होगा, टीचर ने सिखाया गया होगा, अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो, जैसे रिएक्टेंट का बना दिया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का बना दिया हमने रिएक्टेंट, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इन्वर्स हो जाते हैं। मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। जैसे ही मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/K1। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 1/2 से। आपके टीचर ने आपको बताया गया होगा बेटा, जब भी हम किसी रिएक्शन में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करी, तो ये रिएक्शन हो गई A3B रिवर्सिबल। यहाँ पे आ जाएगा 3/2 A2 प्लस 1/2 B2। और है ना, पूरी रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई करी है, तो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो चला जाएगा पावर में। ध्यान से देखो बेटा, ये आपके पास जो सेकंड रिएक्शन है जिसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना गिवन है? K2। नाउ K2 इज इक्वल टू 1/√K1। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन। कुछ रूल्स हैं, इन चीज को याद रख लो। जैसे आपके पास A रिवर्सिबल B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो B रिवर्सिबल A का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 होगा। इवन 2A रिवर्सिबल 2B का
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 स्क्वायर होगा, इवन 1/2 A रिवर्सिबल 1/2 B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की पावर 1/2 होगा। आइए इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे पास, दैट इज द ऑप्शन नंबर K2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/K। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म। आओ जरा मैं क्लोरोफॉर्म की बात करता हूँ। CaCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कैसा कंपाउंड है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं? कोवेलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, कि लाइक के अंदर बेटा लाइक डिसॉल्व लाइक, एक चीज अपने अंदर अपनी जैसी ही दूसरी चीज को डिसॉल्व करती है, इतना आप समझ लो। अब एक बात बताओ, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर बेटा डिसॉल्व, अगर कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर मैं आपसे पूछूं बताइए डिसॉल्व कौन होगा, तो आंसर होगा सर कोवेलेंट कंपाउंड ही होगा। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो डिसॉल्व होगा वो क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड, या फिर जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, लिख दे रहा हूं मैं, जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा वो मोर सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल। और जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम, जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाए? कम, तो वो कैसा होगा बेटा? लेस सॉल्युबल। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब मैं आपको सिखाता हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लगेगी, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है एक तो NaCl, हमें पता है सोडियम जो है बेटा कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं, ये तो हमारे पास 100% आयनिक है। ये क्या है हमारा? 100% आयनिक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी लीस्ट। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारे लिए? लीस्ट। अच्छा एक आपको गिवन है साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन होता है बेटा C6H12, ये क्या है हमारे पास? प्योर कोवेलेंट, प्योर कोवेलेंट। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है बेटा? सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम। हम फंसेंगे कहाँ? हम फंसेंगे दो कंपाउंड पे। एक है हमारे पास साइनाइड दैट इज CH3CN, और एक है हमारे पास एल्कोहल, एक है हमारे पास CH3CN और एक है हमारे पास CH3OH। अब मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ उस लॉजिक से समझो। हमने आपको बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में -I का ऑर्डर पढ़ाया गया होगा, और -I का जो ऑर्डर होता है साइनाइड का ज्यादा होता है एल्कोहल से। समझ में आया? इसका मतलब साइनाइड का -I ज्यादा, तो यहाँ पे प्लस बहुत ज्यादा जनरेट करेगा। एल्कोहल का -I कम है, तो बेटा प्रोड्यूस तो यहाँ पे भी प्लस होगा इस वाले कार्बन पे भी, पर इस वाले कार्बन का जो प्लस होगा साइनाइड वाले कार्बन के प्लस से कंपैरिजन में कम होगा। इसका मतलब हम इसको बोलते हैं ये हो गया हमारे लिए मोर पोलर, है ना, और एल्कोहल इसके कंपैरिजन में क्या हो गया? लेस पोलर। समझ में आया? तो -I ऑर्डर अगर याद रखोगे वहां से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये बना इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन के आंसर पे जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर पे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या आप लोग करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक यही हो गया आपके पास, NaCl मिथाइल साइनाइड, है ना, आईपीसी नेम भी याद कर लेना बेटा, इसको इथेन नाइट्राइल बोलते हैं, ये हो जाएगा मिथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन के अंदर पूछा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PCl5। बेटा देखो PCl5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, PCl5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं जरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। PCl5 के अंदर जो हाइब्रिडेशन मिलती है वो मिलती है sp3d। PCl5 के अंदर जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d। sp3d का मतलब हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल। क्लियर है? सो बेटा देखो ये हमने बनाया क्लोरीन, फास्फोरस के साथ लगाया क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये बन गया ट्राइगोनल। एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। अब ध्यान रखना बेटा, ये वाले जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है 120 के, और जो ये वाले बॉन्ड एंगल है ये हमारे 90 के। इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विटोरियर। कौन सी पोजीशन है? इक्विटोरियर। और ये वाली पोजीशन हमारी कौन सी है? एक्सियल। अब यहाँ पे बेटा देखो फंसते कहाँ पर, आप देखो इक्विटोरियर पे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का है, और एक्सियल पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है? 90 का। मतलब आपने केमिकल बॉन्डिंग में रिलेशन पढ़ा होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर होंगे, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। याद करने का तरीका मैं सिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास है sp3, आपके पास है sp2, आपके पास है sp। अगर मैं बोलूं बेटा sp3 में बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री का, 120 डिग्री का और 180 डिग्री का।
परसेंट एज करेक्ट है कितने 25%, 33.3% और 50%। आप खुद देखो परसेंट एज करेक्ट बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब बेटा इक्विटोरियल पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, इक्विटोरियल पे बॉन्ड एंगल ज्यादा मतलब परसेंट एज करेक्टर ज्यादा, मतलब अट्रैक्शन भी ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। सपोज करो बेटा मैंने क्या करा, इक्विटोरियल वाली, मैं एक काम करता हूँ डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ये मेरे पास फॉस्फोरस है, क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया। इक्विटोरियल की जो बॉन्ड लेंथ है इनको ले लेता हूं मैं ए, और जो मेरे पास एक्सियल है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ को ले लेता हूं मैं बी और बी। सो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्या होगी मेरे लिए, बी और बी। तो बेटा याद रखेंगे बॉन्ड लेंथ जो होती है वो एक्सियल की ज्यादा होती है इक्विटोरियल से, मतलब यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है बी इज ग्रेटर देन ए। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन। अब आई थिंक जितना समझाना था बहुत ज्यादा समझा दिया। पढ़ो, PCl5 प्रोसेस टू डिफरेंट क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा एक 120 का एंगल है और 90 का एंगल है। All five phosphorus chlorine bonds are identical in length। ये ही गलत हो गया, अभी सिखाया मैंने। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। PCl5 exists sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल ठीक। PCl5 does consist of 5 phosphorus chlorine sigma bond। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ये जितने भी बॉन्ड हैं ये पांचों के पांचों बॉन्ड आपके कौन से, सिग्मा। आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये है थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो आराम से, है ना। इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लो, है ना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन द एक्सपेंशन एंड हीट एब्जॉर्ब रिलीज व्हेन द 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइसोथर्मली एक्सपेंड इनटू वैक्यूम। बस यही इस क्वेश्चन का कैच था बेटा। वैक्यूम का मतलब होता है फ्री एक्सपेंशन। बस जिनको समझ में आ गया होगा उनका आंसर भी आ गया होगा। देखो था क्या बेटा, आपके पास एक कंटेनर है, मैं डायग्राम से समझाऊंगा जल्दी याद होगा। आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में बेटा आपने एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे आपने ले ली गैस। इस गैस का कोई भी प्रेशर ले लो, एक पी, और यहाँ पे आपने मेंटेन कर दिया वैक्यूम, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू क्या है, जीरो। वैक्यूम की डेफिनेशन क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, नथिंग प्रेजेंट, नथिंग इज प्रेजेंट, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है बेटा। जब कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, जीरो। अब आपको पता है बेटा एक तरफ प्रेशर है पी, एक तरफ प्रेशर है जीरो, तो पिस्टन तो मूव करेगा ना। पर अभी आपने यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, आपने यहाँ स्टॉपर लगा रखे हैं। क्या लगा दिया आपने, स्टॉपर। इन स्टॉपर ने क्या कर रखा है, पिस्टन को रुका हुआ, एक तरफ से बेटा प्रेशर लगा रही है गैस। अब क्या करा, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे हम, फ्री एक्सपेंशन। अब देखो बेटा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन जो होती है वो हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ बच्चे पूछेंगे सर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है, तो समझ लो बेटा। जैसे ही मैं इन स्टॉपर को रिमूव करता हूं, देखो जरा, जैसे ही मैं इन स्टॉपर को रिमूव करता तो बेटा ये पिस्टन मूव करना स्टार्ट करता, और ये ना पॉइंट 1 से पॉइंट 2 आने से पहले बीच में कहीं नहीं रुकता। समझ में आ रहा है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ये कितने स्टेप में जाता, सिंगल स्टेप में जाता। और कोई प्रोसेस अगर फाइनाइट स्टेप में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। पहले तो आप इतना याद रख लो कि जो हमारे पास फ्री एक्सपेंशन होता है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मतलब ये कितने स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, dw इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv। अब तुमने क्या मेंटेन कर रखा, वैक्यूम। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, जीरो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है बेटा तो वर्क कितना हो गया, जीरो। तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वर्क, वर्क इन फ्री एक्सपेंशन, वर्क इन फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में हमेशा वर्क कितना होगा, जीरो होगा। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी अप्लाई करूं, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और वर्क डन तो तुम्हारा हो गया जीरो, तो यहां से तुम्हारे पास आ गया डी यू इज इक्वल टू डी क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन की अगर तुम लैंग्वेज में जाओगे तो क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा, आइडियल गैस। अब बेटा देखो चीजें याद करो, अगर आइडियल गैस दे रखा है तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर।
इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। अब फिर तुम क्वेश्चन पे गए और क्वेश्चन में तुम्हें एक वर्ड मिला दैट इज आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मली? आइसोथर्मली का मतलब है टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है। बोले तो क्या, डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बेटा डी यू इज इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में देखूं तो डी यू भी कितना हो गया, जीरो। तो डी क्यू भी कितना हो गया, जीरो। आज के बाद बेटा एक चीज जो मुझे लगता है नीट 2025 में पूछी जा सकती है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि फ्री एक्सपेंशन, फिर जब भी आपको फ्री एक्सपेंशन दिख जाए, मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वॉल्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट, सॉरी वैक्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो फ्री एक्सपेंशन में सबसे पहली चीज कैसा है, इरिवर्सिबल है। दूसरी चीज बेटा, वर्क कितना होगा, जीरो। तीसरी चीज, अगर तुमने आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन किया, क्योंकि जैसी तुम आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, वो भी किसका, आइडियल गैस, अगर तुमने आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन करा आइडियल गैस का, है ना, मतलब तुम क्या चीज जीरो कर रहे हो, डी यू जीरो कर रहे हो, तो साथ में और क्या जीरो हो रहा है, डी क्यू भी जीरो हो रहा है। बोले तो क्या, बोले तो क्या, इट इज ऑल्सो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। क्योंकि बेटा अगर तुमने आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन करा तो वो अपने आप एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा, और बाई से वर्सा अगर तुमने एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन करा तो वो अपने आप आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर पे मार्क कर ले भैया, बहुत कहानी सुना ली हमने आपको। हाँ भाई, क्या आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का? वर्क डन जीरो है, और पढ़े जरा क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ, क्या दे रखा है ऑप्शन, ओहो, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो। भाई गलत, हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन जीरो एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव। भैया गलत, वो वर्क डन विल बी जीरो, हीट विल बी आल्सो जीरो, बिल्कुल ठीक। वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो, ये भी गलत। आंसर आ गया क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको इस क्वेश्चन में बताना आईपीसी नेम। बेटा देखो आईपीसी नेम के रूल्स होते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। लिख देता हूं मैं, सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। दूसरी चीज बेटा, आपको क्या करना है, मैक्सिमम ब्रांचेस या मैक्सिमम लोकेंट, लोकेंट का दूसरा नाम ब्रांच होता है, और साथ में लोकेंट की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम पोजीशन ऑफ लोकेंट, मिनिमम पोजीशन ऑफ लोकेंट। अब यस यही वाला रूल यहाँ पे लगाना है। आपको नंबरिंग पे ध्यान देना है बेटा, नंबरिंग मैंने करा, फ्लोरीन को 1 नंबरिंग करी और यहाँ से नंबरिंग करी। इस नंबरिंग में ही हमारे पास जो 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, कौन कौन से, फ्लोरो, नाइट्रो और इथाइल। नाम लिख देता हूँ, नाम है इसका फ्लोरो, इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम है इथाइल। इसी नंबरिंग में ये तीनों की तीनों मिनिमम पोजीशन पे आएंगे। बेटा याद रखना, ब्रांच हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखनी है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, ई, हम लिखेंगे 4 इथाइल, उसके बाद एफ, एफ में हम लिखेंगे 1 फ्लोरो, फिर लिखेंगे 2 नाइट्रो। तो आंसर आ जाएगा 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बनते हैं। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्वेश्चन है वो है डी एंड एफ ब्लॉक से, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का नाम है, उसमें से भी स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है एफ ब्लॉक से। एफ ब्लॉक के अंदर बेटा आपको पढ़ाया जाता है 4F और 5F। याद करो, जब मैंने, जो बच्चे मुझसे पढ़े, जब मैंने 4F पढ़ाया था, क्योंकि आपने इन एलिमेंट्स को देखा ना यार, देखो यार इन क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं ना, एलिमेंट देख के दिए जाते हैं। जैसे ये क्या दे रखा है, ये आपके पास लुटेशियम हो गया, है ना, ये यूरोपियम हो गया, ये लेंथेनम हो गया, है ना, टर्बियम हो गया, है ना, ये सीरियम हो गया। तो ये सब एलिमेंट 4F के, है ना, 4F के एलिमेंट है। तो 4F की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, याद रखना 4F की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। अब 4F के जो एलिमेंट होते हैं, याद देखेंगे बेटा, 4F की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +3 है। अब 4F वाले बेटा क्या कर रहे हैं, बड़े नालायक है, कुछ +2 में मिलते हैं, कुछ +4 में मिलते हैं, कुछ +3 2 में मिलेंगे, कुछ +4 में मिलेंगे। जाना सबको अपनी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, मतलब +2 वाला भी कहाँ जाना चाहता है, +3 पे, +4 वाला भी कहाँ जाना चाहता है, +3 पे। जब +2 वाला +3 पे जाएगा तो बेटा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि उसको खुद का क्या कराना है, ऑक्सीडेशन।
और जब +4 वाला +3 पे जाएगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसको खुद का क्या करना है, रिडक्शन। इसी ट्रिक से मैं क्लास में हमेशा पढ़ाता था। इसका मतलब बेटा वो सब जहाँ पे +4 का चार्ज है, कौन सा चार्ज है, +4 का चार्ज है, वही क्या बनेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो दिल जीत लेते हैं मेरा, इतना बढ़िया लगते हैं मुझे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। पूछा गया भैया, आपसे पूछा गया, बताइए इसमें से आपको बताना है इनकरेक्ट में रिएक्शन बतानी है, इनकरेक्ट में रिएक्शन बतानी है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले रिएक्शन कौन सी है बेटा, सबसे पहले रिएक्शन है, देखो सबसे पहले रिएक्शन कराई गई है CH3CH3COCl की रिएक्शन, किसके साथ, पानी के साथ। अरे भैया जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसका एक होता है रखवाला, वो है उसका टीचर, चाहे जिससे वो पढ़ता है। आप भैया देखो, पानी के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। नहीं समझ में आ रही है ऑर्गेनिक, इससे अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, एक बार सुन तो लो। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना है, जहां इसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दिखेगी, तो ये पानी बेटा कहाँ जाके अटैक कर देगा, कार्बन पे। क्यों करेगा कार्बन पे अटैक, तो बेटा कार्बन का बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन पे ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से इसने बॉन्ड को ब्रेक करा। जब इस पानी ने कार्बन पे अटैक करा तो कार्बन ने अपना बॉन्ड तोड़ा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव। अब पूरे के पूरे पानी को बेटा मैंने ऐसे ही जोड़ा, क्योंकि पानी ने लोन पेयर दे रखा है तो पानी में ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस। याद करिए क्लास में पढ़ाते समय क्या बोलते हैं, जब भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है बेटा ये क्या बन जाता है, ड्राइविंग फोर्स, ये सिस्टम के अंदर वापस आएगा, बाहर निकल जाएगा Cl। जब बाहर Cl निकला तो क्या बचा, CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और पानी। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, बाहर क्या निकला, Cl माइनस। तो इस Cl माइनस ने क्या करा, इस हाइड्रोजन के साथ कर ली एसिड बेस और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन पे। क्लियर है? तो इस तरीके से बनेगा तुम्हारे पास CH3COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भैया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में CH3COCl से क्या बना रखा है, CH3COOH। अरे बिल्कुल सही है। अगर मैं बताऊं ना, मैं बताऊं, मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा इस क्वेश्चन को गलती ही नहीं कर सकता। याद करना, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको LiAlH4 की रिएक्शन सिखाई थी, उसमें मैंने बोला था कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए तो उसको एल्कोहल बना देना। याद करो, कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन दिख जाए तो उसको अमाइन बना देना। और साथ में बोला था, क्या बोला था, अगर तुम्हें अमाइड दिखे, क्या दिखे तुम्हें, अमाइड, तो अमाइड का भी अमाइन बनाना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइड, अमाइड का भी क्या बनाता है बेटा जी, अमाइड का भी बनाता है अमाइन। तो देखो इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में अगर मैं रिएक्शन नंबर 2 पे आऊं बेटा, तो यहाँ पे देखोगे CONH2 दिख रहा है ना, तो ये CONH2 है क्या, अमाइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको क्या बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए था इसका अमाइन, दैट इज CH2NH2। इसने बना क्या रखा है, इसका कार्बोक्सिलिक, यही गलत है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर 3 भी सीख लो बेटा, ऑप्शन नंबर 3, क्या पता आगे कोई क्वेश्चन बन जाए। थर्ड में लिख लो बेटा, थर्ड का मैं सिखा देता हूं। याद रखना, अगर आपके पास 1 डिग्री का अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर आपने कराई KMnO4 के साथ, किसके साथ, कोल्ड KMnO4 के साथ, है ना, और पानी ले लिया, जो भी लेना है, तो बेटा याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इतना याद रख लेना। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज और जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे, मैंने भी गलती करी थी, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, तो बताता हूँ मैंने क्या गलती करी थी। मैंने ऐसे लिख दिया था, बेटा ये गलत है। क्यों है गलत, आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, पर ये गलत क्यों है, गलत इसलिए बेटा, एल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने, एल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने, जितने एल्काइल ग्रुप में, पर यहाँ तुमने एल्काइल के अलावा एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया, इसलिए गलत है। तो हमेशा याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट, नंबर ऑफ कार्बन को क्या रखेंगे हम, बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे। तो ROH का क्या बनाएंगे बेटा, हम ROH से बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएंगे। अब देखो जरा, ऑप्शन नंबर 3 में जो तुमको दे रखा है वो क्या दे रखा है, CH3CH2OH। रिएक्शन तुम इसकी करा रहे हो किसके साथ, आई थिंक KMnO4 दे रखा है ना, और साथ में यहाँ पे H3O प्लस दे रखा होगा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, क्योंकि अल्कोहल कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, दैट इज CH3COOH। अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 की बात करूं, तो एक बार फोर्थ देख लें। फोर्थ में क्या गिवन है हमारे पास, प्रोपेनॉल गिवन है, CrO3H2SO4 गिवन है।
ठीक है, तो 4 के अंदर क्या गिवन है, प्रोपेनॉल दैट इज CH3 CH2 CH2OH, आपको दे रखा है CrO3 और साथ में H2SO4। कुछ परेशानी की बात नहीं है बेटा, ये जोन्स रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट। और इसका काम भी क्या है, ये भी अल्कोहल का कर देता है ऑक्सीडेशन, और 1 डिग्री अल्कोहल को लेके जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो बनेगा CH3 CH2 COOH। इसका मतलब बेटा, बेटा जी, ओ बेटा जी, देखो इस क्वेश्चन में ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये वाली गलत है। आई थिंक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इन द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड आयंस आर एक्स, probably because of the excitation of electrons involving y, x and y respectively are, x और y क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है बेटा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखो कितना आसान है। अभी तो मैं इसका मजा सिखाता हूँ, आप खुद सोचो। आपने याद है स्ट्रक्चर आइटम में पढ़ा था, ये आपके पास n इज इक्वल टू 1 है ना, लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। जैसे जैसे, अरे जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, आप देखोगे गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले तो इतना सीखो, जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे गैप क्या होता है, गैप हमारा क्या होता है, क्या होता है बेटा जी, डिक्रीज होता है। अब इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। आपने ऑप्शन में जाके देखा, ऑप्शन में आपने देखा बेटा ये तो एफ ऑर्बिटल दे रहा है। अगर ये एफ ऑर्बिटल दे रहा है, मतलब आप ये बताओ पहला एफ कौन सा मिला आपको, पहला एफ आपको मिला 4f। अगर 4f मिला मतलब आपके पास 5d भी है, 6p भी है और 6s भी है। समझ में आ रहा है। या फिर दूसरा आपको क्या मिला बेटा, 5f भी मिला, 5f मिला, इसका मतलब आपके पास 6d भी है, 7p भी और 7s भी है। अब एक बार बताओ यहाँ पे शैल नंबर आपको क्या लग रहा है, आपको लग नहीं रहा n की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है तो गैप क्या होगा, बहुत कम। और गैप अगर कम होगा बेटा तो बीच का गैप क्या हो गया हमारा, कम। तो गैप कम होने से इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड बोलेंगे, नैरो बोलेंगे, ये तो हमारा नैरो होगा। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को इसी लॉजिक से आपको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले वो वाले ऑप्शन गलत कर दो जहाँ पे ब्रॉड लिखा होगा, आंसर क्या होगा, नैरो वाला। अब नैरो में भी दो लिखे हुए हैं, एक में लिखा है एफ और एक में लिखा है डी एफ। तो बेटा डीएफ में तो एप्लीकेबल नहीं है, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एफ के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नैरो एफ ऑर्बिटल। समझ में आया। अच्छा ये बताओ एक चीज मुझे लगता है जो नीट 2025 में आ सकती है, वो हम डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जाता है बेटा जो 4f होते हैं, जो 5f होते हैं ना, ये क्या दिखा रहे हैं, ये वेराइटी ऑफ, है ना, वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका रीजन क्या है बेटा, देखो ये बनाया मैंने 4f, ये बनाया मैंने 5d और ये बनाया मैंने 6p, है ना। ये बनाया मैंने 5f, ये बनाया मैंने सपोज करो 6d और ये बनाया मैंने 7p। होता क्या है बेटा, 4f और 5f के अंदर जो ये गैप होता है, ये जो गैप है, ये गैप बहुत कम है। ये गैप क्या है बेटा, बहुत कम। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होता है बहुत इजीली हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांजिशंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, क्योंकि बीच का गैप कम है ना, बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा उछलता रहता है, 4f से 5d में, 5d से 6p में, 6p से 5d में, 5d, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन बहुत सारे होते हैं। तो इसका मतलब वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है बिकॉज less gap between 4f 5d 6p, किसके लिए, 4f के लिए, एंड 5f 6d और 7p, किसके लिए, 5f के लिए। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक क्वेश्चन और आ सकता है, बताओ इन दोनों में से भी, इन दोनों में से भी किसके पास ज्यादा वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे एक नोट डाल के लिखेंगे, वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 5f वालों के पास ज्यादा होती है 4f से। क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 5 6, यहाँ क्या आ रहा है 5 6 7। तो यहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे n की वैल्यू कम है। तो यहाँ पे ये जो गैप होंगे, ये गैप और कम हो गए। इनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो ये गैप है ये थोड़े से ज्यादा है। तो जितना ज्यादा गैप कम होते जाएंगे उतना ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, इसका नाम होता है बेटा EDTA4-। इसका स्ट्रक्चर बना लो। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इथाइलिन का मतलब 2 कार्बन,
इसके बाद है डाइअमाइन का मतलब दोनों कार्बन के साथ जोड़ेंगे नाइट्रोजन। और टेट्रोएसीटेट, इनके साथ बेटा एक नाइट्रोजन के साथ दो दो एसीटेट ग्रुप जोड़ दो, ये हो गया इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अच्छा, इसके अंदर डोनर साइड देख लो बेटा, ये नाइट्रोजन डोनर साइड है, दो डोनर साइड तो ये है। अच्छा, जितनी ऑक्सीजन है, ये सब ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, ये सब ऑक्सीजन भी लोन पेयर को डोनेट करेंगी, तो ये भी क्या है हमारे पास डोनर साइड। इसका मतलब टोटल लोन पेयर डोनर कितने हैं यहाँ पर, टोटल लोन पेयर डोनर होते हैं 6। 4 आ रहे हैं नाइट्रोजन से, 2 आ रहे हैं ऑक्सीजन से, इसलिए बेटा ये होता है हमारे पास हेक्साडेंटेट। ये क्या होता है हमारे पास, हेक्साडेंटेट। अब आते हैं हम पहले इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे, फिर जाएंगे नीट 2025 पर। तो इस क्वेश्चन के हमने आंसर को मार्क करा, ये क्या बन गया, हेक्साडेंटेट बन गया। क्लियर है। अब आएंगे बेटा 2025 में क्या क्वेश्चन आ सकता है जो मुझे एक्सपेक्टेशन है। 2025 में क्वेश्चन आ सकता है डीएमजी माइनस पे। डीएमजी माइनस होता है डाई मिथाइल गिलाई ऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल गिलाई ऑक्सीमेटो। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। देखो, गिलाई का मतलब होता है दो कार्बन, और डाई मिथाइल का मतलब उन पे जोड़ो दो मिथाइल ग्रुप, और ऑक्साइम ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O माइनस, क्योंकि -1 का चार्ज है ना, इस वाले ऑक्सीजन की हाइड्रोजन को हटाया। अब ये देखो बेटा, इसको बोलते हैं डीएमजी माइनस। ये हमारे पास क्या है, एक बाइडेंटेड है। क्या है ये, बाइडेंटेड। इसके अंदर जो डोनर साइट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो डोनर साइट होती हैं वो एन डोनर होती हैं। क्या क्या होती हैं, एन डोनर। इसके अंदर ओ डोनर नहीं होता। अब इसका जो यूज किया जाता है बेटा डीएमजी माइनस का, इस पे भी क्वेश्चन मुझे लगता है नीट में आ सकता है। तो मैं ये लिख देता हूं, डीएमजी माइनस इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ निकल 2+। होता क्या है बेटा, अगर मुझे निकल 2+ की कंफर्मेशन करनी है तो मैं डीएमजी माइनस को डाल दूंगा, तो बनता है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दैट इज निकल डीएमजी ट्वाइस, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 0। मतलब ये किस फॉर्म में मिलेगा मुझे, पीपीटी फॉर्म में मिलेगा। इसका जो कलर होगा वो होगा रोजी रेड कलर, रोजी रेड कलर। क्लियर है, रोजी रेड कलर। अब दूसरा क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है कि भैया वाई वाई डीएमजी माइनस हैज एन डोनर। तो उसका मैं बता देता हूँ रीजन क्या बेटा, आंसर मार देना चिलेशन। आंसर मारना चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है मोर रिंग फॉर्मेशन, मोर रिंग फॉर्मेशन। देखो जरा यहाँ पे समझो, ये आपके पास है, ये आपके पास है निकल 2+। तो एक डीएमजी यहाँ लगा दिया मैंने, है ना, एक डीएमजी यहाँ लगा रहा हूँ। सो CH3 और CH3, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड O माइनस, और एक डीएमजी यहाँ लगा रहा हूँ, कार्बन बॉन्ड कार्बन CH3 और CH3, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन माइनस O माइनस, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। होता क्या है बेटा, दोनों साइड तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ने निकल 2+ को लोन पेयर दिया, नाइट्रोजन ने निकल 2+ को दिया लोन पेयर, ये तो लोन पेयर दे दी। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप रिंग की काउंट करोगे तो देखो, एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये बनी, तो टोटल कितने रिंग बनती है, 4 रिंग बनती है। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं चिलेशन। अगर ये ओ डोनर होता, अच्छा ये भी समझ लो, अगर ये ओ डोनर होता तो ये कुछ तरीके से होता, ये होता निकल 2+, ये होता कार्बन बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ मिथाइल, इस कार्बन के साथ मिथाइल। सो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O माइनस, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। एक यहाँ लगा दो डीएमजी माइनस, तो कार्बन बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ मिथाइल, इस कार्बन के साथ मिथाइल, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O माइनस, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। अगर बेटा ये O डोनर होता तो यहाँ से ये लोन पेयर डोनेट करता, समझ में आ रहा है। तो कितनी रिंग फॉर्म होती, एक रिंग ये और एक रिंग ये फॉर्म, तो 2 रिंग फॉर्म होती, 2 रिंग फॉर्म। पर जैसे ये एन डोनर बना, जैसे ये हमारा क्या बना, एन डोनर बना, तो कितनी रिंग फॉर्म हो गई, 4। इसका मतलब जितना ज्यादा चिलेशन होगा उतना ज्यादा कंपाउंड हमारा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड। भैया मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको क्या बनाना है, 250 ml का सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1/20। देखो बेटा, ग्लूकोज
ग्लूकोज क्लास 11 में जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं पहले दिन ही ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कराता हूँ, C6H12O6। वो सीखे हुए होते हैं पर उनको मोलर मास नहीं पता होता। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम। समझो बेटा, आपको मोलैलिटी गिवन है 1/20। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स। तो यहाँ पे मोल्स किसके आएंगे? ग्लूकोज के, C6H12O6 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो भी किसके अंदर होता है? लीटर में। इतना ध्यान रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस तुम्हारा। अब तुम्हारा क्वेश्चन फंसा नहीं है, देखो जरा वैल्यू में पुट कर रहा हूँ। सो ये आ गया 1/20। मोल्स कैसे निकालेंगे? मास और अपॉन मोलर मास, W अपॉन 180। मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन बच्चों का फंसा होगा। क्लियर है? अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 2.25 ग्राम। तो इस क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा नहीं नीट वाले बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो ये आ गया 2.25 ग्राम। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। पूछा गया आपसे, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे रखा है, यही गलत है। ये क्यों गलत है समझो बेटा। सबसे पहले आपको दे रखा HF। एसिड कौन अच्छा है? आप एक बार खुद सोचो, एसिड कौन अच्छा होगा? जो जितना अच्छे से क्या दे दे बेटा? हाइड्रोजन दे दे। हाइड्रोजन अच्छे से दे दें। अगर मैं HF की बात करूंगा तो HF में जो बॉन्ड बना है वो 1s2p है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है, जब ये टूटेगा नहीं तो हाइड्रोजन निकलेगी नहीं। पर मैं HI की बात करूंगा तो HI में जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन, क्योंकि फर्स्ट पीरियड का है तो 1s, आयोडीन फिफ्थ पीरियड का है तो 5p। तो ये जो बॉन्ड है बेटा ये बहुत वीक बॉन्ड है, ये तुरंत टूटने के लिए तैयार है। अगर तुम इसको घूर के भी देख लोगे ना HI को, तो तुम्हारे घूरने से ही ये इतना डर जाएगा कि खुद H+ निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर जस्ट रिवर्स होना चाहिए। ऑर्डर जस्ट रिवर्स होना चाहिए। सबसे पहले आना चाहिए तुम्हारे पास HI, उसके बाद HBr, फिर आना चाहिए HCl और फिर आना चाहिए HI। क्लियर है? चलो आगे पढ़ ले। तो फ्लोरीन एक्जिविस्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है भैया। फ्लोरीन ही ऐसा है ग्रुप नंबर 17 का जो -1 में ही शो करता है। -1 के अलावा शो क्यों नहीं करता उसका रीजन भी समझ लो बेटा। फ्लोरीन क्योंकि सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड के पास 2d ऑर्बिटल नहीं होते। इसका मतलब, और p ऑर्बिटल उसके पास क्या है? फ्लोरीन है क्या? जरा देखो यहाँ पर अगर मैं समझाऊं, यहाँ पर अगर मैं समझाऊं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और कितना आएगा? 1s2 और 2p5। अब बेटा p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। 2d इसके पास है नहीं। इसका मतलब फ्लोरीन हमेशा -1 में ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 इज स्मॉलर देन Cl2। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ फंसाने वाला स्टेटमेंट है। बच्चों को लगता है सर देखो आप ही ने तो बोला, क्या बोला आपने कि सर देखो फ्लोरीन F2 के अंदर 2p2p बॉन्ड, क्लोरीन के अंदर Cl के अंदर 3p3p बॉन्ड, और बेटा यहाँ पे शेल नंबर ज्यादा। बच्चा लॉजिक लगाएगा ना, सर देखो शेल नंबर ज्यादा, शेल नंबर ज्यादा, तो ये है वीक। और ये वीक है तो इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंथैल्पी F2 की ज्यादा होगी। क्वेश्चन यहीं पे होगा गलत। क्यों गलत होगा? मैं रीजन बता रहा हूँ हो क्या रहा है। क्योंकि बेटा फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। तो फ्लोरीन के अंदर ना बहुत ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन चल रही है। क्या चल रही है? बहुत ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन। और इस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है ये वीक बना पड़ा है। समझ में आ रहा है? अब क्योंकि क्लोरीन का साइज है ज्यादा, क्लोरीन का साइज ज्यादा है, लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्या है? कम है। समझ में आ रहा है? फ्लोरीन F2 के कंपेयर में, किसके कंपेयर में? F2 के कंपेयर में कम है। इसकी वजह से ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर ये नहीं होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 की ज्यादा है। मैं लिख देता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर है? चलो एक लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है उसमें। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, बिल्कुल ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास काइनेटिक्स का। क्वेश्चन आ गया किसका बेटा? काइनेटिक्स का। इस रिएक्शन को आपको, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। आगे इस रिएक्शन, अच्छा समझो, इस रिएक्शन को आपको कहाँ लेके जाना है? फॉरवर्ड लेके जाना है। तो फॉरवर्ड कब जाएगी? पहली चीज, फॉरवर्ड कब जाएगी? मैं यहाँ पे कंडीशन लिखवाता हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड जाने के क्या क्या तरीके हैं? पहला बेटा, पॉइंट नंबर 1, एक काम करते हैं पॉइंट नंबर, जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर, आप जनरल पॉइंट लिखो, उससे आपको समझ में जल्दी आएगा। जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ये है बेटा
टेम्परेचर इंक्रीज फेवर एंडो। एंडो का मतलब जिसके लिए डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज हमेशा किसको फेवर करेगा, एंडो रिएक्शन को। और टेम्परेचर डिक्रीज ऑलवेज फेवर एक्सो। अब सर एक्सो रिएक्शन है मतलब एक्सोथर्मिक है, जिसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। पहले तो आप ये पॉइंट समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 क्या है बेटा, जनरल पॉइंट बता रहा हूँ बिल्कुल, कि वॉल्यूम इंक्रीज फेवर फेवर कौन से बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज किसको फेवर करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज उसको फेवर करेगा जिस डायरेक्शन में डेल्टा एनजी क्या है, पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में डेल्टा एनजी क्या है, पॉजिटिव। और वॉल्यूम डिक्रीज किसको फेवर करेगा, जिस डायरेक्शन में डेल्टा एनजी क्या है, नेगेटिव। चलो जनरल पॉइंट है, सब जनरल पॉइंट बता रहा हूँ। अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज करा, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज करना। प्रेशर, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ गैस के लिए। तो गैस के लिए क्या लगा सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज करा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। और वॉल्यूम डिक्रीज किसको फेवर करता है, जिसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है। या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। वॉल्यूम इंक्रीज किसको फेवर करेगा, जहां पे डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट देख लो बेटा, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। अगर मैं प्रोडक्ट का एडिशन कर रहा हूं, किसका एडिशन कर रहा हूं, प्रोडक्ट का एडिशन कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट का एडिशन करने पे जाएंगे हम बैकवर्ड। और अगर मैंने रिएक्टेंट का एडिशन करा, तो रिएक्टेंट के एडिशन से हम कहा जाएंगे, अपना फॉरवर्ड। बस ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। एक और पॉइंट भी होता है इनर्ट गैस वाला। तो इनर्ट गैस वाला देख लेना, इनर्ट गैस का एडिशन क्या तो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। क्लियर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पर अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ, क्योंकि बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना। क्या क्या कांस्टेंट कर दिया देखो जरा, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आप क्या कर रहे हो, इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हो ना। गैस का एडिशन कर रहे हो मतलब मोल्स इंक्रीज कर रहे हो। और मोल्स इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने पे किस डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बस ये लॉजिक लगाने हैं आपको। अरे कौन सा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन कौन सा था हमारा, इसके बाद 21 था, ठीक है चलो। नहीं 21 भी नहीं था भाई, कहाँ चले गए हम। हाँ चलिए इस पे आएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है। आपने देखा फॉरवर्ड में बेटा डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है, एक्सो दे रखा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज फेवर करेगा। फॉरवर्ड जाने के लिए कौन फेवर करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज। पहली बात समझ में आ गई। इस रिएक्शन में देखो बेटा, रिएक्टेंट के पास कितने गैसियस मोल है, 4। 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट के पास कितने गैसियस मोल है, 2। 2 मोल अमोनिया। मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कैसा है, नेगेटिव। डेल्टा एनजी नेगेटिव है, मतलब क्या करना है मुझे, डेल्टा एनजी अगर मेरे पास नेगेटिव है तो क्या करूं, मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज करूं या फिर प्रेशर को इंक्रीज करूं। दूसरा बेटा, अब ऑप्शन पे आएंगे, यूज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बेटा कोई रोल नहीं होता, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की रेट को फास्ट करता है ना। चलो मतलब जल्दी, बाय यूजिंग द कैटलिस्ट द टाइम टू अचीव द इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा दे रखा है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2 क्या है बेटा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर कम करोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो बैकवर्ड आओगे, फॉरवर्ड नहीं आओगे। अब दे रखा है ऑप्शन नंबर 3, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ना ना, टेम्परेचर क्या रखना है, लो। तो थर्ड भी क्या हो गया आपके लिए, थर्ड भी आपके लिए क्या हो गया भैया, गलत हो गया। फोर्थ पढ़ो, फोर्थ में दे रखा है हाई प्रेशर। हाँ भैया हाई प्रेशर चाहिए। लो टेम्परेचर, बिल्कुल लो टेम्परेचर चाहिए। हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई थिंक आपको क्लियर हो रहे हैं ना क्वेश्चन बेटा। देखो आपको ना कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं ये नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ आपको, 1 घंटा 28 मिनट हो गया इस समय। नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ और एक ही शॉट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है एक शॉट में कर रहा हूँ। आएंगे जरा इस क्वेश्चन पे, तो कुछ अगर मिस्टेक भी कर दी हो कहीं पे तो आप मुझे बता देना। ऐसा नहीं कि आप मतलब हर चीज पे मान लो सर ने बोल दिया है। कहीं अगर आपको लगता है ना कि यार ये चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए सर से, कि हमारे टीचर ने कुछ और पढ़ाया था, आपने अभी कुछ और बता दिया, तो आप पूछ लो मुझसे, ठीक है। चलो आएंगे बेटा, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास एक मिथाइल एल्कोहल है, रिएक्शन करा रहे हो SOCl2 के साथ। बेटा रिएक्शन हो जाएगी SNI। ये कौन सा प्रोसेस होगा, डार्जन प्रोसेस होगा। ये आपको पढ़ाया गया होगा हेलो एल्केन हेलो अरीन चैप्टर क्लास 12 का पार्ट 2 का। आपको बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड।
फिर आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, KCN के साथ। ये होता है K प्लस CN माइनस। बेटा ये 1 डिग्री का हैलाइड है। जो बच्चे मुझे पढ़ते हैं उनको मैंने 10 बार बोला है कि 1 डिग्री का जन्म SN2 करने के लिए हुआ है। तो ये साइनाइड है, ये बैक साइड से अटैक करेगा, बाहर निकाल देगा Cl माइनस को, मिलेगा CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब आप इसकी रिएक्शन करा किसके साथ रहे हो, आपने रिएक्शन कराई सोडियम के साथ और मरकरी। बेसिकली आपने एक अमलगम ले रखा है और यहाँ पे ले रखा है इथाइल एल्कोहल। तो बेटा हमेशा याद रखना, मैं है ना, होगा क्या इस कहानी में, अब समझो, इस कहानी को समझाता हूँ। बेटा देखो सोडियम क्या है, सोडियम तो मेटल है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, वो देगा Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। एल्कोहल है तुम्हारे पास C2H5OH। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और यहां से बाहर निकालेगा हाइड्रोजन रेडिकल। हाइड्रोजन रेडिकल बनेंगे, आपस में जुड़ेंगे, बनेगी H2। बेसिकली इसका काम क्या है, इस पूरे का काम है हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करना। जब ये हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करेगा बेटा तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस जाके यहाँ पे चिपक जाएगी। तो जो कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के पाई बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट जाएंगे और कार्बन के बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, बनेगा मेरे पास CH3 CH2 और NH2। उसके बाद आपने रिएक्शन कराई है किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। बेटा याद रखना ये आपके पास एक एलिफेटिक अमाइन है। क्या है आपके पास, एक एलिफेटिक अमाइन। तो यहाँ डाइएजोटाइजेशन होगा CH3 CH2 N2 प्लस और Cl माइनस और बनने वाला डाइजोनियम कैसा है, अनस्टेबल। बनने वाला डाइजोनियम कैसा है, अनस्टेबल। बेटा ये किसी भी टेम्परेचर पे स्टेबल होता ही नहीं है, ये याद रखेंगे, किसी टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो मिलेगा क्या आपको, CH3 CH2 प्लस, प्लस को चलो मैं ऊपर बना देता हूँ, कार्बोकटाइन मिलता है और साथ में आपको मिलेगा N2, N2 बनी और उड़ी और साथ में बेटा आपको मिलेगा NaCl। अब आपने इसकी फर्दर रिएक्शन कराई है किसके साथ, एक बार जरा इसको चेक कर लें, पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हो। जैसे आप इसको पानी के साथ रिएक्शन करोगे, क्लास का क्वेश्चन है, यहां से बन जाएगा आपके पास एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इथेनॉल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, मैंने आई थिंक इसके ऑप्शन नहीं लिखे, एक बार आप लोग चेक कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। आंसर हमने क्या निकाला है इस क्वेश्चन का, इथेनॉल, दैट इज CH3 CH2OH। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है, आपको मैच करना है बेटा। तो मैग्नीज देखो, मैग्नीज 3D सीरीज का है, डी ब्लॉक का है, इसके साथ आ गया 4। अच्छा आर्सेनिक बेटा, नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, याद आ रहा है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े। तो आर्सेनिक बेटा कौन सा है, ये पी ब्लॉक का है, तो इसके साथ आ जाएगा 2। एस ब्लॉक बेटा सीजियम है ना, आपने पढ़ा होगा, हेलिना की रब से फरियाद। तो ये आपके पास CS है, सीजियम है ना। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एस ब्लॉक में। ये आपके पास किसके अंदर आ गया, एस ब्लॉक के अंदर आ गया, है ना। तो ये आप कहाँ पे, कौन से नंबर पे गया हमारा, ये दिख नहीं रहा मुझे, हाँ कहाँ पे है, थर्ड। इसको आप मैच कर दो थर्ड के साथ, जो बचा बेटा उसको 1 के साथ मैच कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1423। चेक कर लो 1423 कहाँ है, कहाँ पर है भैया, 1423। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। तो आपको ऐसा नहीं, बच्चे कहते हैं सर हमें एलिमेंट याद करने पड़ेंगे, देखो यहाँ पे तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी है। अदरवाइज मैं तो एडवाइस कहूंगा कि 4F और 5F के एलिमेंट याद कर लो। 4F के एलिमेंट की मैंने ट्रिक सिखाई थी कि सिर पे नदियां प्रेम की समाई, है ना, याद है 4F के एलिमेंट कैसे लिखे थे, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, याद है ट्रिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा ये ट्रिक किसकी थी बेटा, 4F की, जो क्लास में थे वो देख सकते हैं, या फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब ट्रिकें डाली हुई हैं, तो आप चाहो वहां से भी देख सकते हो। 5F के लिए याद करो बेटा कि तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मैडोना और लाला, मैडोना और लारा। तो इस तरीके से बेटा मैं ट्रिकें बता रखी है, तो आप चाहो फॉलो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा कौन सा एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। अब यहाँ पे समझो बेटा, अगर मैं बात करूं एम्बीडेंटेड लिगेंड की, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, सबसे पहले बेटा एनाइनिक होंगे, मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इनके पास क्या होगा, मोर देन वन डोनर साइट, एक से ज्यादा डोनर साइट होंगी, पर एक बार में एक ही यूज करेंगे। बट यूज
वन डोनर साइट एट अ टाइम, एक बार में एक ही डोनर साइट का यूज करेंगे। अब मैडम हम यहाँ पे बात करते हैं, आप बच्चों को आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। जैसे आपको पहला स्ट्रक्चर दे रखा है C2O4 2-, इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, कार्बन बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस बेटा, ये आपका बाइडेंटेट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ऑक्सीलेटो। बाकी ये सब इनके स्ट्रक्चर आप देख लेना। जैसे मैं स्ट्रक्चर चलो बना ही देता हूँ यार, जब इतना कराया तो इतना और सही। देखो जरा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, और जब वीडियो लंबा होता है ना, बच्चे देखते ही नहीं, कहते हैं कि सर इतना बड़ा वीडियो क्यों देखें। बेटा ये बना दिया हमने, इसको बोलते हैं, है ना, ये हो गया थायोसिन, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास और क्या गिवन है, NO2-, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस। देखो एनायनिक लिगेंड है, एक ये डोनर साइड है, ये डोनर साइड है। यहाँ पे देखोगे ये डोनर साइड है, ये डोनर साइड है, एक से ज्यादा डोनर साइड है ना। और एक आपको दे रखा है साइनाइड, ये हो गया आपका थायोसाइनेटो, है ना। इसका नाम क्या होता है, ये हो गया आपका नाइट्राइट्रो। और ये आ जाएगा आपके पास साइनो, या फिर साइनाइडो भी बोलते हैं इसको, साइनाइडो। आयुकेसी कहती है ना कि जो एनायनिक लिगेंड होते हैं उनके नाम में आइड को आइडो बोलो या ओ बोलो। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, सिंपल है, वो तो बहुत आसान है। यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है C2O4 2-, और बाकी सबके सब एम्बिडेंटेड है। आपको बताना था कौन सा एम्बिडेंटेड नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब आपको बेटा यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर बताना है बच्चों। अब यहाँ पे देखो एक गलती होगी, जो नीट 2025 में क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगा पहले। आप सबसे पहले देखो एनर्जी के लिए आपको क्या बताया गया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L। और ये बताया गया होगा अगर N+L की वैल्यू क्या आ जाए सेम, तो वहां पे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, N। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं N+L की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 5, यहाँ पे N+L की वैल्यू 4, यहाँ पे N+L की वैल्यू 5, और यहाँ पे N+L की वैल्यू 4। इसका मतलब बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी इन दोनों की होगी। इन दोनों में से भी किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इन, अरे कुछ गलती कर दी, यहाँ पे N+L की वैल्यू 6 है। तो बेटा सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे पास है 1 की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 1 की, क्योंकि उसके लिए N+L की वैल्यू कितनी है, 6। उसके बाद एनर्जी किसकी है बेटा, थर्ड की, क्योंकि उसके लिए N+L की वैल्यू कितनी है, 5। अब दूसरे और 4 के लिए N+L की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे चेक करो N की वैल्यू, जिसके लिए N की, अरे मैंने कुछ गलत कर रखा है क्या, हाँ मैंने यहाँ पे भी गलत कर रखा है। एक बार क्वेश्चन को जरा फिर से करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में कुछ बहुत छोटा था ना, दिख नहीं रहा था। चलो एक बार फिर से देख लो बच्चों, सॉरी यार आपको परेशान किया मैंने। N+L की वैल्यू आ गई 6, यहाँ पे N+L की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे N+L की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे N+L की वैल्यू आ गई 4। अब ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा N+L की वैल्यू 1 के लिए है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर 5 5 दोनों के लिए सेम है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा, तो 3 के लिए n की वैल्यू ज्यादा, तो 3 बेटा पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा, और उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका 4th आएगा। अब ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, अब कहाँ गलती होती है बच्चों से वो बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए। किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए। सेम क्वेश्चन अगर आ जाता हाइड्रोजन के लिए, इस क्वेश्चन के बाद मैं इस वीडियो को रोकूंगा, इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, है ना, क्योंकि एक वन शॉट में इतना बड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, वैसे ही बोर हो चुके होगे। अब मैं नोट डाल के जो पॉइंट लिख रहा हूँ उसको ध्यान से रखना। अगर यही क्वेश्चन आता फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब बेटा हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। सो फॉर हाइड्रोजन मतलब यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे। मतलब हाइड्रोजन के लिए 1s की एनर्जी कम है, पर 2s और 2p की एनर्जी सेम है। 3s 3p और 3d की एनर्जी सेम, इसको ध्यान रखना। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना बेटा, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा उसने बताया ही नहीं है। जब तक कुछ भी ना बोले तो लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन, दिमाग नहीं लगाना, इफ नथिंग इज मेंशन हमेशा उसको क्या मान के चलना है, मल्टी इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज कंसीडर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी। क्लियर है,
तो इस वाले पार्ट को ही रोकते हैं बेटा। री नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर का दूसरा पार्ट जल्दी लेके आऊंगा मैं, ठीक है। बना रखे क्वेश्चन मैंने, हो सकता है थोड़े दिन में, अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपलोड कर दूं। अदरवाइज इन क्वेश्चन में 25-26 जो भी मैंने क्वेश्चन कराए, इनके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर करना बेटा, पसंद आए प्लीज लाइक करना। ओके, थैंक यू।